हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो ये पार्ट सेकंड होने वाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने देखा था सेल थियरी के बारे में, सेल के बारे में, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, सेल एनवेलप होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ये एक रिवीजन सीरीज़ है, इसे आप रिवीजन की तरह समझो। अगर डिटेल में समझना है तो ये आपके लिए नहीं है। ऐसे लोग जो काफ़ी बार पढ़े होंगे उसे ये समझ में आएगा। यहाँ पे मैं नीट की जो भी लाइंस हैं उसे मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगी और लास्ट में उसका एक प्रॉपर हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे आपको। सो इफ़ यू हैव एनसीईआरटी प्लीज़ ओपन इट, और नहीं है तो इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स क्या होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है अभी हम समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देख लो कि प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंगस, ये क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक कवर में होता है, डबल मेम्ब्रेन का कवर होता है, उसके अंदर होता है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। जैसे कि आपका सेल है, सेल में ये साइटोप्लाज्म है तो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, मतलब ढेर सारे रूम होते हैं और हर रूम में अलग अलग काम चल रहा होता है। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि रूम होते हैं, उन रूम के बाहर एक और लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, मतलब हर एक ऑर्गेनल एक अलग काम करता है। इकट्ठे साइटोप्लाज्म में ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग इकट्ठे ही काम कर रहे हैं, किसी का एंजाइम किसी के साथ टकरा रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटर एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। यूकैरियोट में क्या होता है कि लोकोमोशन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, सपोर्ट के लिए। साइटोस्केलेटल का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म का स्केलेटन, बेसिकली सेल का स्केलेटन जो उसे सपोर्ट देता है कि भैया जैसे मकान होता है तो मकान में क्या होता है, आपकी रॉड्स लगे होते हैं लोहे की जो उसे सपोर्ट देते हैं। उसी तरह से साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोटीन के बने फिलामेंट्स होते हैं जो सेल को सपोर्ट देते हैं कि सेल कहीं ब्रेक ना कर जाए या कुछ भी ना हो जाए सेल को। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल में, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? डीएनए बेसिकली। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम में। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो स्कैटर्ड होता है, मतलब एक ही जगह पे स्कैटर्ड होता है। और जो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो आपका एकदम अच्छे से क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मतलब उसका जगह निर्धारित होता है कि भाई तुम यहाँ रहोगे। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि एक जैसे नहीं होते, कार्बन कॉपी नहीं होते। खुद का एग्जांपल ले लो, क्या तुम ह्यूमंस एक जैसे हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, यूकैरियोट्स में अलग आ रहा है। जैसे प्लांट और एनिमल, क्या दोनों एक जैसे होते? नहीं होते, तो आइडेंटिकल नहीं होते सारे यूकैरियोटिक सेल्स। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर। अब यहाँ ये बता रहा है कि जो प्लांट होता है, ठीक है, पौधा होता है और एनिमल होता है, दोनों काफ़ी अलग होते हैं। भले ही वो यूकैरियोट होते हैं लेकिन काफ़ी अलग होते हैं। जैसे प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होता है? एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, उसको रिजिडिटी देता है, एक शेप देता है। प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जिसमें कि क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, उसी में खाना बनाता है प्लांट सेल। बड़ा सा वैक्यूल होता है जो प्लांट की लीव्स को टर्जिडिटी देता है, यानी कि उसे फुला के रखता है, उसे पिचकाने नहीं देता है, सपोर्ट देता है। और ये सारी चीज़ें, मतलब ये तीनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं एनिमल सेल में। अगर हम एनिमल सेल की बात करें कि अच्छा भाई प्लांट सेल समझ में आ गया, एनिमल सेल में क्या खास होता है, तो एनिमल सेल में सेंट्रोइल्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रोइल का काम होता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है एक सेल से, जब वो 2 सेल बन रहा होता है तो उस टाइम स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। अब यहाँ लिखा है एब्सेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट सेल, यानी कि लगभग जितने भी प्लांट सेल होते हैं उसमें एब्सेंट होता है। लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, उसमें आपका जो सेंट्रोइल है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। यूकैरियोटिक सेल्स बेसिकली जिसमें न्यूक्लियस है बट उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, अलग अलग कंपार्टमेंट है अलग अलग काम करने के लिए। प्रोकैरियोट्स में तो सारा काम एक ही जगह साइटोप्लाज्म में हो जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। जब 1950s के टाइम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब है कि ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा हो बेसिकली। ठीक है, जैसे होता है ना 2 मेगापिक्सल 15 मेगापिक्सल, तो 15 मेगापिक्सल से अच्छा क्लियर फोटो आता है, इन्हांस फोटो आता है। उसी तरह से
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तो हमें मेम्ब्रेन का एक पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर डिटेल में पता चला कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और स्पेशली ये स्टडी किस पे की गई थी, जो आरबीसी होता है ह्यूमंस में, जो आरबीसी होता है उस पर ये स्टडी किया गया था। अब इसको क्यों चूज़ किया गया था, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी में खास कुछ होता है नहीं ना, इसमें कोई भी ऑर्गेनल नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकालना बहुत आसान हो गया और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना। अब जब स्टडी किया गया तो क्या पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड और प्रोटीन के बारे में आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। बेसिकली ये समझ लो लिपिड प्रोटीन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कार्बन से बने कंपाउंड्स होते हैं। मेजर लिपिड जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड ऐसा लिपिड जिसके साथ फॉस्फोरस भी अटैच होता है, ठीक है, और वो बाई लेयर में होता है, मतलब 2 लेयर में होता है। बेसिकली क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कि ये आपका लिपिड हो गया, ठीक है, ये आपका लिपिड हो गया, एक लिपिड ये हो गया, ठीक है, दूसरा लिपिड ये हो गया, तो ये बाई लेयर है, ठीक है। एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया। अब ये लेयर क्यों ऐसा होता है इसका भी रीज़न है, ठीक है। बाहर क्या होता है, पानी होता है, और सेल के अंदर भी क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वाला जो रीज़न है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, पोलर होता है, पोलर हेड होता है, फॉस्फोरस बेसिकली इसमें होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो पानी से इसको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, अगर पानी है तो इसको चिंता डर कुछ नहीं होता। लेकिन ये वाला जो पोर्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी से बहुत डर लगता है। तो देखो बाहर भी पानी है तो इसको डर लग रहा है, तो ये अंदर की तरफ चला जा रहा है। और अगर केवल एक ही लेयर होता है तो अंदर भी सेल के पानी होता है ना, जैसे ऐसे तुम समझो कि ये तुम्हारा क्या है, ये ऐसे है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सेल का अंदर का पार्ट है, इसको अंदर का पार्ट समझो, और ये सेल के बाहर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है। दोनों जगह क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो पानी के साइड रहे और ये वाला हिस्सा है वो पानी के साइड ना रहे, और यही वाला जो पोर्शन है जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये बहुत चीज़ें डिसाइड करता है। द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड, ठीक है, पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। बोला ना कि पोलर हेड जिसमें फॉस्फोरस होता है वो बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब इसको क्या बोल रहे हैं, इसे हेड बोल रहे हैं और इसे क्या बोल रहे हैं, टेल बोल रहे हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ होता है, टुवर्ड द इनर पार्ट। क्यों अंदर होता है, क्योंकि अंदर पानी नहीं है, पानी एकदम अंदर है, और जब एकदम अंदर है तो उस साइड, जैसे पानी सेल के अंदर है तो उस साइड फिर आपका हेड आ जाता है, इसीलिए बाइलेयर की ज़रूरत है, ठीक है। दिस एंश्योर दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस का मतलब क्या होता है कि पानी वाला एनवायरमेंट से बचा होता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो भी एक तरह का लिपिड होता है जो कि मदद करता है कि सेल रिजिड रहे, फ्लूइडिटी उसकी मेंटेन रहे। मतलब कि ये बेसिकली एक ऐसा बंदा होता है, जैसे मान लो टेम्परेचर घट गया, ठीक है, तो एकदम रिजिड ना हो जाए सेल, उससे बचाता है। और मान लो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एकदम फ्लूइड ना हो जाए, उससे बचाता है, ठीक है। फिर लिखा है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट, जब इन्वेस्टिगेशंस हुए तो पता चला जो सेल मेम्ब्रेन है जो हम बात कर रहे थे कि उसमें प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो अभी तक क्या समझ में आया कि लिपिड होता है भाई के पास, ठीक है, बाई लेयर में होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होता है इसमें प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। अब जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड का वो अलग अलग सेल टाइप में अलग हो सकता है आरबीसी में अलग हो सकता है, मसल के सेल में अलग हो, ठीक है, सब में अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, यहाँ बोलो एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है, आरबीसी। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें अप्रॉक्स 52% प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन ज़्यादा है, और 40% लिपिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितनी आसानी से आप प्रोटीन निकाल सकते हो सेल मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 तरह की होती है, एक इंटीग्रल एक पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है, पेरिफेरल मतलब जो सरफेस पे होती हैं सेल मेम्ब्रेन के, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है इसके सरफेस पे है, वो पेरिफेरल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसी होती है थोड़ी सी, या फिर टोटली, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पूरा तुम्हारा
अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि मतलब पूरा ही घुसा होता है। या यहाँ देख लो, ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, देखो ये सेल के सरफेस पे है, ये सेल के सरफेस पे है, ठीक है, लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, पूरी धसी हुई है, पूरी सेल के अंदर धसी हुई है। और अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी नहीं धसी है, थोड़ी सी धसी है, पार्सली ब्यूरिड है, ठीक। ये वाला तुम ये देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा पोलर हेड है, ठीक है, पोलर हेड है। और ये देखो ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है, टेल है। ये तुम अच्छे से देख पा रहे हो ना। तो एक तुम्हारा क्या हो गया, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई, साथ में क्या हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, शुगर भाई अभी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी है, ध्यान से देखो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉडल आया था सेल मेम्ब्रेन को बताने के लिए, वो था इम्प्रूव्ड है। पहली चीज़ देखो, ये पहला मॉडल नहीं है जो सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए आया था, कई मॉडल आए गए, इसको तय किया गया कि अब इससे ही एक्सप्लेन होगा। वो मॉडल दिया गया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक है, इसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं। इसके हिसाब से क्वाजी फ्लूइड नेचर है लिपिड का। लिपिड जो है लगभग मतलब फ्लूइड भी है और नहीं भी है, क्वाजी फ्लूइड लगभग फ्लूइड जैसा नेचर है। अब फ्लूइड जैसा नेचर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन है इस बाई लेयर में वो मूवमेंट कर सकता है, लेटरल मूवमेंट, मतलब अगर मान लो इधर कोई प्रोटीन है तो उधर से इधर जा सकता है, इधर वाला इधर से इधर आ सकता है, लेटरल हो सकता है मूवमेंट। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी। तो ये जो जितनी आसानी से लिपिड जो है एक साइड से दूसरे साइड जाएगा, उतना ही फ्लूइड मेम्ब्रेन को समझा जाएगा, ठीक है। फ्लूइड नेचर से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो पाते हैं, जैसे सेल का ग्रोथ हो पाता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस हो पाते हैं, कोई चीज़ बाहर निकालना है वो हो पाता है, एंडोसाइटोसिस कोई चीज़ अंदर लेना है वो हो पाता है, सेल आसानी से डिवाइड कर पाता है। तो फ्लूइड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आपको याद होगा कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है टू सम मॉलिक्यूल, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल का मतलब है कि आने तो देता है लेकिन सेलेक्टिवली, कि भाई तुम आ सकते हो और तुम नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव तब होता है जब कोई पैसा वैसा नहीं देना होता है, एटीपी नहीं देना होता है, जैसे हमारा रियल लाइफ में हम कैसे कोई चीज़ हमें लेना होता है या कहीं जाना होता है तो हम पहले पैसा देते हैं, उसके बाद हम कहीं जा पाते हैं। वैसे ही सेल में अगर पैसा देना होता है तो वो उसका नाम होता है एटीपी। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में पैसे नहीं लगते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पैसे लगते हैं। तो अब समझो क्या है, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बिना पैसे के मेनी मॉलिक्यूल यानी कि अधिकतर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिना पैसा खर्च किए जाते हैं, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन है, जो गैसेस हैं जो छोटे छोटे हैं, वो आसानी से जा सकते हैं सिंपल डिफ्यूज़न के हिसाब से। डिफ्यूज़न क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। जिस चीज़ के बारे में हम बात करें, जैसे मान लो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाना। अगर मान लो पानी की बात करें तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे कि पानी का ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ठीक है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा रही है कि हाई से लो की तरफ जा सकता है। और वाटर बाय डिफ्यूजर्स को ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कब कहते हैं, जब पानी डिफ्यूज़ हो रहा हो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं कर पाते इस नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से। तो तुम कहोगे कि भाई पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं जा पाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं जा पाते। जो ये पोलर होता है ना, ये पोलर हेड होता है, ये एकदम चिपका नहीं होता, तो बीच में स्पेस होता है। तो नॉन पोलर तो आराम से चला जाता है क्योंकि वो छोटा होता है, लेकिन जो पोलर होता है, पोलर चलो यहाँ तक तो आ जाता है क्योंकि यहाँ पे पोलर है, पोलर चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जब इधर आता है, ये जो नॉन पोलर वाला हिस्सा होता है, जो ऑयल वाला हिस्सा होता है, इससे पास नहीं हो पाता, ये अड़चन डालता है और यही मैक्सिमम होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा दूर दूर होता है, स्पेस होता है, ठीक है, आसानी से निकल जाते हैं जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब पोलर आता है तो ये जो ऑयल वाला हिस्सा होता है वो कहता है भाई तुम नहीं जा सकते हैं, पहली बात तो तुम इतने बड़े हो इसीलिए नहीं जा सकते। तो उनको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है कि उनका ट्रांसपोर्ट हो सके। कैरियर प्रोटीन क्या होता है,
यही जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसी तरह से, कि मतलब एक रास्ता बना दिया गया, स्पेशल रास्ता, कि भाई चलो तुम हमारे पहचान के तुम चले जाओ, बिना पैसा खर्च किए अगर पहचान की वजह से तुमको जाने दिया जा रहा है किसी गेट से, तो उसको क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पैसा, पहली बात तुमको पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, और तुम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हो, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो, तब तो तुमको पैसा देना ही देना होगा और तुम्हारे लिए स्पेशल रास्ता बनाया जाएगा कि भाई तुम इस रास्ते से जाओ। अब फ्यू आयन, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्यू आयन मतलब कुछ ही आयन ऐसे हैं जो अगेंस्ट दियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के विपरीत जाते हैं, लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसमें एटीपी लगती है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, ठीक है, सोडियम 3 सोडियम बाहर जाता है तो 2 सोडियम अंदर आता है एक एटीपी खर्च करने पे। समझ में आ रहा है। अब सेल वॉल की बात करते हैं। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब ये जिंदा स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन लिविंग नेचर के होते हैं, इसमें लिविंग जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उसको सेल वॉल कह दिए हम। सेल वॉल होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर होता है, आउटर कवरिंग। किस में प्रेजेंट होता है, फंगस में होता है, प्लांट्स में होता है, और कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें भी सेल वॉल होता है। लेकिन पहले ये बता दो कि क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है या नहीं होता है। होता है। सेल वॉल केवल शेप नहीं देता, नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, लेकिन साथ में सेल को बचाता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, कि कोई बैक्टीरिया आ गया भाई इन्फेक्ट करके, सेल वॉल कहते हैं नहीं। अब सेल वॉल ये सब काम क्यों कर रहा है, क्योंकि प्लांट ऐसा तो नहीं है कि वो दौड़ के भाग जाएगा, भाई इन्फेक्ट करने आ रहा है भाग जाएगा, नहीं, प्लांट में इस तरह का ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है जैसा हमारे में होता है, तो सेल वॉल ही सारा काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, 2 सेल आपस में बातचीत कर लें उसमें भी हेल्प कराता है, कि भाई गेट पे खड़ा रहता है कि अच्छा तो घर मम्मी है आज, तो दूसरा वाला बोलता है, उसका सेल वॉल बोलता है नहीं यार मम्मी तो नहीं है आज, तो गेट पे रह के बातचीत होता है, वैसा वाला ही इंट्रैक्शन। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको कहता है कि भाई तुम बाहर ही रहो। बैरियर, बैरियर का मतलब क्या है, एक रुकावट की तरह काम करता है। अब इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जो एल्गी होता है उसमें जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनर और मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब एल्गी, जो नॉर्मल एल्गी तुम देखते हो उसमें नहीं होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो चिंता वाली बात नहीं है। प्लांट में बात करें तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होता है। यंग प्लांट सेल जब होता है, ठीक है, नया नया पौधा अभी जब डेवलप कर रहा होता है, तो उसमें प्राइमरी वॉल होता है। प्राइमरी वॉल पहला सेल वॉल होता है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ हो सकता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जब धीरे धीरे सेल मैच्योर होती है तो ये जो प्राइमरी वॉल होता है वो डिमिनिश हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, टूट जाता है, और सेकेंडरी वॉल बनता है अंदर के साइड, मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल बनता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है, अलग तरह के केमिकल सेल में मिलकर बना होता है, उसको लिग्निन कहते हैं, उससे बना होता है, वो काफ़ी टफ होता है, ठीक है, इनर साइड ऑफ द सेल। मिडिल लैमेला की अगर हम बात करें, मिडिल लैमेला बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, ये 2 सेल को साथ में चिपका के रखता है, मतलब ये सेल है एक और एक ये सेल है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, ये सेल वॉल हो गया। इसके बाद आता है इनके पास मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या करते हैं, 2 सेल को चिपका के रखने का काम करता है। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रैवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म और नेबरिंग सेल। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्ट करने का काम करता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ना इसको कनेक्ट करने का काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब तुम कहोगे भाई गैप जंक्शन भी होता है, अगर याद हो तो वो एनिमल सेल में होता है प्रेजेंट, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा यानी P4 प्लाज्मोडेस्माटा, P4 प्लांट सेल, ठीक है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देख लो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खास तरह का सिस्टम होता है। एंडोमेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चरों का ग्रुप है ये बेसिकली, ठीक है, जिसके पास मेम्ब्रेन है उसको ग्रुप में रखा गया है, लेकिन केवल मेम्ब्रेन है इसलिए नहीं, इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो एक सिस्टम, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर काम के लिए वो साथ में काम करते हैं। समझ में आ रहा है, एक सिस्टम है साथ में काम करने का। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स डिस्टिंक्ट इन टर्म्स, डिस्टिंक्ट है मतलब कि अलग काम करते हैं, अलग दिखते हैं।
मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, लेकिन कुछ है जिसको साथ में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं कि भाई तुम इस सिस्टम के पार्ट हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, उनका फंक्शन किसी एक काम के लिए किसी एक काम की तरफ जाता है, ठीक है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, अब इसमें क्या है, ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, याद रहना चाहिए। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया भैया है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम है, इनका काम धंधा जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, ये साथ में काम नहीं करते, किसी मकसद के लिए साथ में काम नहीं करते हैं, ये अपना अलग अलग काम करते हैं, तो इसीलिए इनको पार्ट नहीं बनाया जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है, ईआर है। ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी हुआ तो नेटवर्क दिखा, ठीक है, जालियाँ दिखी, छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखे, पूरे फैला हुआ था वो साइटोप्लाज्म में, उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। अब जैसे ये सेल है, सेल में पूरा फैला हुआ है, ठीक है, तो ये सेल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला स्पेस है, और एक्स्ट्रा सॉरी यहाँ इंट्रा सेलुलर स्पेस बोल रहा है, मतलब सेल के अंदर का जो स्पेस है इसको ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो लुमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला स्पेस है, इनसाइड ईआर, और एक्स्ट्रा लुमिनल का मतलब है ये वाला हिस्सा जो कि ईआर के बाहर है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक्स्ट्रा लुमिनल उसे कह रहे हैं। द ईआर ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस। अक्सर करके क्या होता है कि ईआर के पास राइबोसोम होता है, ठीक है, और जब राइबोसोम अटैच होता है उस ईआर के पास तो उसको आर कहते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि जब राइबोसोम लग जाता है तो उसका जो सरफेस होता है वो खुरदुरा हो जाता है, मतलब रफ सा हो जाता है, ठीक है, स्मूथ ये है, और ये थोड़ा अगर इस पर लगा है तो ये अजीब सा हो गया ना थोड़ा, इसलिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर स्मूथ क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास कोई राइबोसोम नहीं होता। आर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्रीक्वेंटली ऐसे सेल में ऑब्जर्व होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाना होता है और सिक्रीट करना होता है। जो आर होता है वो कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन है, और दूसरे में मतलब जो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसके साथ जो आर होता है वो अटैच मिलता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है लिपिड बनाने के लिए। कहता भाई लिपिड तेरा भाई बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा कहता है। साथ में एनिमल सेल में क्या करता है, लिपिड जैसे एस्ट्रोइडल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, इन सबको बनाता है एसईआर। साथ में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्स करता है, जो हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल चीज़ें आ गई, अल्कोहल है, कुछ भी है, तो वो लिवर में जाके उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि भाई तुमको कम हार्मफुल चीज़ में कन्वर्ट किया जाए। अब ये स्ट्रक्चर देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के पास ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस पे पोर्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं जिससे चीज़ें अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। इस न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या, ये छोटे छोटे ये देख रहे हो, ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। अब ये वाला हिस्सा देखो, ये वाले हिस्से पे राइबोसोम नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे, एज सिंपल एज दैट। गोल्जी अपैरेटस की अगर हम बात करें तो इसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ये भी न्यूक्लियस के पास ही मिलता है क्योंकि साथ में काम करना है ना भाइयों को, तो इसीलिए डेंसली स्टेन्ड होता है, मतलब कि जब इस पर स्टेन डाला जाता है तो ये काफ़ी डेंस हो जाता है, मतलब काफ़ी गाढ़ा रंग चढ़ता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हल्के गाढ़े हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं एकदम उस पर हल्दी गिरा तो एकदम ही गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से, मतलब किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है स्टेन को। डेंसली स्टेन एक तरह से ये भी समझ सकते हो कि पास ही में होता है, इसलिए गोल्जी बॉडी नाम पड़ा इनका, ठीक है। कई फ्लैट डिस्क जैसे बोरे होते हैं, बोरे नहीं सैक्स बेसिकली, ऐसे तुम समझ सकते हो। इनका जो डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा।
अब जो सिस्टर्ने हैं, मतलब गोल्जी बॉडी में ये जो फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको सिस्टर्ने कह रहे हैं। तो इसका नंबर अलग हो सकता है। नियर द न्यूक्लियस होता है। अब इसमें दो फेसेस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स फेस, सिस या फॉर्मिंग, मतलब ये जो पहला वाला आगे जो न्यूक्लियस की तरफ होता है उसको कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, सिस या फॉर्मिक फेस कहते हैं, जो क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें लेता है। मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया तो प्रोटीन ले लेगा अंदर। फिर कॉन्केव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस होता है, जो जब गोल्जी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उनको मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, उसमें ग्लूकोज मान लो चढ़ा दिया तो ग्लाइको प्रोटीन बन गया। फिर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया ये कॉन्केव या ट्रांस फेस से बाहर जाता है, सेल के बाहर जाता है या फिर सेल के अंदर ही लाइसोसोम के पास जाता है। तो सिस और ट्रांस फेस जो होते हैं इंटायरली डिफरेंट होते हैं। दो भाई दोनों तबाही, लेकिन होते अलग हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, काम तो अलग करते हैं। एक जो है कमिंग इन, सिस का मतलब क्या है, कम इन, मे आई कम इन मैम कहते हैं ना, तो ये अंदर आने वाला है। और ट्रांस मतलब है कि टाटा बाय बाय, ट्रांस से टाटा। गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, ये फंक्शन करता है पैकेजिंग का, पैकेजिंग है, ये पोस्ट ऑफिस है। कहेगा कि भैया यार तुमने खाना बनाया, मतलब खाना नहीं बनाता सॉरी, प्रोटीन बनाया, ठीक है। तो प्रोटीन आया इसके पास, अब ये क्या करेगा, प्रोटीन पे कहेगा कि कुछ चेंज करना है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करेगा। फिर क्या करेगा, उसको अच्छे से पैकेज कर देगा, पैकेज में मतलब पन्नी वन्नी लगा देगा और फिर उसको डिलीवर कर देगा, या तो सेल के अंदर, ईदर टू इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। ये जो मटेरियल पैकेज होते हैं वो वेसिकल के फॉर्म में होते हैं। वेसिकल क्या होता है, एक मेम्ब्रेन का बना हुआ बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें चीज़ें भरी जाती हैं कि भैया तुम एकदम सुरक्षित लेके जाओ इसको। गोल्जी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी भैया ईआर के इर्द गिर्द ही होते हैं, मतलब एकदम पास में होते हैं, क्लोज एसोसिएशन। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। बोल रहा है कि जो अलग अलग तरह की प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम बनाता है उसमें बदलाव किए जाते हैं, उसको ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट किया जाता है, जो गोल्जी अपरेटस का जो सिस्टर्ने है इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि गोल्जी अपरेटस इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनता है। इसी प्रोसेस को, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने के प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी ही बनाता है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन होगा, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। जब गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग होता है तो पैकेजिंग से ये भैया भी बनते हैं। अब अगर किसी लाइसोसोम को बाहर निकाला जाए, सेल से आइसोलेट किया जाए, मतलब ये सेल है, सेल से इस लाइसोसोम को बाहर निकाला गया स्टडी करने के लिए, तो पता लगा कि ये इनमें बहुत तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि पानी के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। लाइपेज जो कि लिपिड तोड़ता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक्टिव होते हैं, मतलब काम तभी करते हैं जब इनको एसिडिक पीएच मिलता है। मान लो कभी ऐसा कंडीशन हुआ कि लाइसोसोम टूट गया और उसका जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में चला गया, तो साइटोप्लाज्म याद रखना कि वो लगभग पानी सा होता है, तो उसका पीएच 7 के अराउंड होगा, ठीक है। लाइसोसोम का जो पीएच है वो एसिडिक है, तो मामला गड़बड़ हो सकता है, कहने का मतलब ये था। वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। जैसे ये लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन से बना एक पैकेट समझ लो, उसी तरह से वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक रूम है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो बेसिकली प्लांट सेल में मिलता है। वैक्यूल क्या है, स्टोरेज एरिया है, ठीक है, घर का स्टोरेज एरिया जहाँ सामान रखा जाएगा। जैसे इसमें क्या रखा जा रहा है, पानी, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसको बाहर निकालना है, कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, या फिर ऐसे चीज़ें जो यूजफुल नहीं है, कामगर नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है उसको टोनोप्लास्ट नाम दिया गया कि भाई तुम्हारा नाम टोनोप्लास्ट होगा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे मेम्ब्रेन का एक खास नाम दिया गया है। अब ये प्लांट सेल में 90% एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये पूरा वैक्यूल हो गया। इसका काम होता है, ये प्लांट को जो होता है पिचकने नहीं देता, या फिर जैसे पौधा मुरझा जाता है तो मुरझाने नहीं देता है, इसमें खचाखच पानी भरा होता है।
साथ में प्लांट सेल में ऐसा हो गया तो जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो किनारे चला जाता है, कोने चला जाता है, जगह ही नहीं है न्यूक्लियस के पास। प्लांट में क्या करता है, वैक्यूल टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो वैक्यूल का जो टोनोप्लास्ट भैया है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि ये तुम्हारा सेल हो गया, ये तुम्हारा वैक्यूल हो गया, ठीक है। अब इस वैक्यूल के अंदर खचाखच कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब चाहे जिस चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मान लो ए चीज़ है, ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी वैक्यूल में ज़्यादा है, फिर भी ये साइटोप्लाज्म से चीज़ें ले रहा है, साइटोप्लाज्म में कम है वो चीज़, फिर भी ले रहा है, तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हाई इन द वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म, इसीलिए साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वैक्यूल में। अमीबा में बात करें तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, खास तरह का वैक्यूल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन के लिए, मतलब फ्लूइड जो होते हैं बॉडी में उसको मेंटेन करने का काम करता है, जो चीज़ें खराब हो गई उसको बाहर निकालने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परमानेंट होता है, जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट का ही पार्ट होता है अमीबा, तो उनमें प्रेजेंट होता है और ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बेसिकली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में है, मतलब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मान लो नदी वदी में रहते हैं तो पानी अंदर आता रहता है, तो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं, एक तरह का पंप होता है। इन मेनी सेल एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय एंगल्फिंग फूड पार्टिकल, कई सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या काम करता है, फूड पार्टिकल्स को खाने का काम करता है। मतलब ये मान लो फूड आया, अब फूड आया तो स्यूडोपोडिया बना, स्यूडोपोडिया के बाद फूड वैक्यूल बना, फिर लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज़ हो गया, खाना वाना पच गया, फिर फूड वैक्यूल जो बना था वो हट गया, तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे नीट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। ये इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, सारा डायग्राम इम्पोर्टेंट ही होता है ऑलमोस्ट। ये है सेल मेम्ब्रेन का। सो या दैट इज़ इट, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और जो बचा हुआ पार्ट है, या फिर मे बी पार्ट 4। प्लीज़ कमेंट्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डीपली अगर समझना है तो जो टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाती हूँ उसे देखना।